हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर 2025 को, उस पेपर का हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें मैं ऑलरेडी जो है आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक के सॉल्यूशंस को मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो उनके आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। इन वीडियोज़ को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सही एनालिसिस करना चाहते हैं, सही आंसर की जानना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आंसर की तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जगह प्रोवाइड करवा दी गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्चुअली पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए थे। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आप जो सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको जो आंसर की वगैरह भी बताऊंगा। तो इसलिए आप लेक्चर को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी है कि केवीएस और एनबीएस के लिए हमारे यहाँ बैचेज जो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 10 से स्टार्ट होंगी, 10 दिसंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये जो बैच है इसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ जो है लाइव लेक्चर्स और लेक्चर्स की पीडीएफ, साथ ही साथ असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह, जो नया पैटर्न है परीक्षा का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे आप। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत करिए, प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप जाके इस कोर्सेज से जो है जुड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जीआईसी लेक्चरर का कोर्स जो है परचेज करना चाहते हैं, या आप एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके 8128618579, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य कोर्सेज भी हमारे यहाँ संचालित होती हैं, उसके लिए आप कोर्स जो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। ठीक है, और आज के लेक्चर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग स्टार्ट करने वाले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 50 तक तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 कितना होगा। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इन दो प्रॉपर्टीज के हेल्प से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ओमेगा की पावर 100 तो को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 99 और इंटू ओमेगा, जो भी 3 का मल्टीपल होगा, अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 17 को 15 और इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 1, तो ये ओमेगा रेस टू 15 ये तो 1 हो जाएगा, और साथ में ओमेगा रेस टू 99 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। अब तक इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। एक काम करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इस तरीके का जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर और पी डी वाई, ई टू द पावर पी डी वाई। तो यहाँ से सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना बाकी है, पी की वैल्यू ये हमारे पास है, कितनी है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ये जो नीचे है उसका डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव कितना होगा, -2y, तो ऊपर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा ई टू द पावर -1/2, और ये बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एफ एक्स होता है, मतलब लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा सा अरेंज कर दे, ये एन लॉग एम है, इसको लॉग एम की पावर एन अगर लिख दें तो कितना आ जाएगा, ई की पावर लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/2। और आपको ये भी फार्मूला पता होगा कि ई की पावर अगर लॉग एक्स लिखा रहे तो उसका आंसर कितना आता है, एक्स आता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, यहाँ पे ई की पावर लॉग एक्स लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस
तो वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2, जिसको लिखा जा सकता है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ m सो दैट द फंक्शन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। अच्छा, जरा m की वैल्यू क्या हो कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए? हार्मोनिक हो जाए। मान लीजिए हम इसको u से अगर डिनोट कर दें तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। और कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तब होता है जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाप्लास इक्वेशन हमारा क्या होता है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब इसको दो बार पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2x हो जाएगा। दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2। इसी के साथ अगर हम लोग इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2my आ जाएगा। और दोबारा इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2m आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। इसकी वैल्यू तो 2 है और इसकी वैल्यू -2 है और इसकी वैल्यू कितना हमारे पास है? +2m है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अगर m इज इक्वल टू 1 होगा तो ये फंक्शन हमारा हार्मोनिक बन जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है और पूछा गया कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, ये सब बारे में बात की गई है। असर्शन क्या है कि इक्वेशन दिया गया है, पूछा जा रहा है कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहा जा रहा है क्या इस इक्वेशन को आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, जिसको सिद्धाचार फार्मूला भी हम लोग कहते हैं, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया गया है, आइए इसको जरा देखते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। ये लिखा गया है आपके पास दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 9 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6, 5 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 6, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू 4 और प्लस 6x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 5 9 जा 45 इज इक्वल टू x इंटू ये कितना हो जाएगा 9x और प्लस कितना हो जाएगा 54। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 45 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 54x आ जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स रेज टू 4 और 6x क्यूब आ जाएगा, यहाँ से -9x स्क्वायर आ जाएगा, फिर -54x आ जाएगा, प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक जो फार्मूला क्या उससे सॉल्व कर सकते हैं? आइए, और इसमें हेल्प किसका लेना हमें लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। तो अगर मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो कितना हो जाएगा? एक्स रेज टू 4 और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 और प्लस 6x क्यूब, एक्स रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब, इसकी वैल्यू रख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और -9 पहले से है तो कितना आ जाएगा? -18x स्क्वायर हो जाएगा और -54x प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म में हम लोग -18 कॉमन कर लेते हैं। -18 अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो y दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -18y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आसानी से हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो y की वैल्यू आ जाएगी रख देंगे, फिर से x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और x की वैल्यू भी हमारे पास आसानी से आ जाएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। तो असर्शन सही है। रीजन में इन्होंने कहा कि द इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब इनका रीजन भी सही है और रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। तो डी ऑप्शन में आप देखिए कह रहे हैं कि बोथ ए एंड डी आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका मतलब डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा और ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सीरीज दी गई है सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रेज टू एन अपॉन एन प्लस 1। पूछा जा रहा है कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
देखिए अगर इसको चेक करना है तो हम सबसे पहले इसका nth टर्म लिख लेते हैं। nth टर्म हमारे पास है x रेज टू n अपॉन n प्लस 1 रेज टू n है, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि इसके nth टर्म में पावर n लगा हुआ है तो क्यों ना हम लोग इसमें nth रूट टेस्ट लगा दें। nth रूट टेस्ट ये कहता है कि un की पावर 1/n निकालिए, 1/n निकालेंगे आ जाएगा x अपॉन n प्लस 1। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें लिमिट लगाइए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और un की पावर 1/n अगर हम लोग लगाएं यहाँ पे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और x अपॉन n प्लस 1। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 मतलब इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आ गया 0 एंड 0 इज लेस देन 1। nth रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर ये जो लिमिट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और un की पावर 1/n अगर ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब ये हो गया जो गिवन सीरीज है सिग्मा un वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीरीज हमारी ये कन्वर्जेंट है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरा हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वाले सीरीज है इसका nth टर्म अगर हम लोग लिखना चाहें, सेकंड सीरीज का हम लोग nth टर्म लिखना चाहते हैं, un लिखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए नीचे जब 1 है तो ऊपर 2 है, नीचे 2 है तो ऊपर 3 है, फिर 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। इसका अंदर नीचे अगर n है तो ऊपर कितना है n प्लस 1 है। ये इसका क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म ये आ गया। इसको थोड़ा सा अलग करके लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/n लिखेंगे। अब हम लोग लगा देते हैं लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un लगा दें अगर तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन हमारा ये होता है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने का, जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un 0 आना चाहिए। इसका जो कंट्रा पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा कि अगर 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 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर 0 नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। कन्वर्जेंट फिर से समझ लीजिए आप ध्यान से, नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब लिमिट जो आएगी nth टर्म पे जो लिमिट लगाई जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un ये कितना आएगा 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आया, इसका कंट्रा पॉजिटिव, अगर ये 0 नहीं आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un 0 नहीं आया इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। इसका मतलब ये नॉट कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन कन्वर्जेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओनली वन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। पूछा जा रहा बोथ 1 and 2 आर कन्वर्जेंट, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में क्या कहा जा रहा है हमसे, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोलाज whose vertices are at the origin and axis are along the positive direction of x axis, ठीक है। बहुत सारे पैराबोला हैं जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और जिसके एक्सिस क्या है, along the positive direction of x axis। मतलब इस तरीके के पैराबोला जो बनेंगे उसकी जो फैमिली, हम अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो इसकी फैमिली का इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है क्या होगा। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है ना। और 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा y dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा। हमें करना क्या होता है, अगर फैमिली आपको दिया गया है तो इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसमें से हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना रहता है। अब चाहे तो 4a की वैल्यू ही उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी है 2y dy/dx, ठीक है, 2y dy/dx, और साथ में क्या बचेगा x बचेगा। इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy और कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और माइनस 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। अगर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, अब देखिए चार, अगर इक्वेशन का अगर इसको आप डायरेक्ट मतलब निकालना चाहेंगे सॉल्व करके तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो स्फीयर का जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका स्फीयर का जनरल इक्वेशन। इसमें 4 अननोन है, कौन कौन से, u v w d, u v w और d, और 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, चारों पॉइंट्स स्फीयर पास होता है, सेटिस्फाई करवाएंगे, u v w और d की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बेटर ये होगा कि हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा जो स्फीयर है जो ये चारों पॉइंट से होकर जाता है। तो मैं नीचे से ही शुरुआत करता हूँ, डी ऑप्शन से शुरू कर देते हैं। 4 - 2 1 से अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 मतलब 2,
जेड स्क्वायर की बात करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और फिर -4x की बात करेंगे तो -16, 6y की बात करेंगे तो -6, -2z की बात करेंगे -4 +5, क्या ये 0 आएगा? 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और यहाँ पर 16 और 6 22, 22 और 24 कितना हो गया? कितना हम लोगों ने ऐड किया था? 16 4 20 2 22 5 27, पॉजिटिव में 27, 16 6 22 4 26, तो ये तो आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला तो सही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो हमारा होगा वो सही नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ दूसरे ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। आइए ए ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 4 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 जेड स्क्वायर मतलब 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, -4x की बात करेंगे तो -16, और 6y की बात करेंगे तो -6, और -2z की बात करेंगे तो -4 और +5, ठीक है ना। तो ये क्या 0 आ रहा है, ये कितना होगा 25 और 5, 25 और 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 6 22 4 26, ठीक है ना, 16 6 22 4 26, ठीक है। तो ये 30 और -26 ये तो 4 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर, फिर से बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर में कितना हो गया 16, और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 1 प्लस जेड स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, और फिर -4x की बात करेंगे तो -16, और +6y की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y का मतलब -6, और -2z की बात करेंगे तो -4 और +5, क्या ये 0 आएगा? ये 16 1 17 4 21, 21 5 26, 26 और 16 6 22 4 26, हाँ 26 -26 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको चेक कर लिया है, ये आपका सेटिस्फाई, ये चारों पॉइंट्स जो है क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग का जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है देयर आर 6 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 बाल अगर निकाला जाएगा तो 6 4 10 5 15, 15 में से 3 बाल निकालने का कितना तरीका होगा 15C3। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ जाएंगे, ठीक है 15C3। अब कहा जा रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्वेश्चन ये किसका होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब दूसरी बार बाल निकालना जो है इफेक्टेड हो जाएगा, जब पहली बाल में जो बाल निकाले ना उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल बीइंग फर्स्ट बॉल बीइंग द बॉल ऑफ बीइंग रेड वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। पहला जो बाल निकले वो रेड निकले, दूसरा कैसा निकलना चाहिए वाइट निकलना चाहिए, और तीसरा कैसा निकलना चाहिए ब्लैक निकलना चाहिए, ठीक बात है। पहली बाल में रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 रेड बाल है, इसमें से एक निकालना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं 15C3 को, कितना आ जाएगा ये 15/3, ठीक है ना। पहला वाला जो रेड निकलना चाहिए, तो पहला वाला रेड, तो एक रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बल्कि इसको हम लोग इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें से हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि मुझसे क्या पूछा गया है, यहाँ से 3 बाल एक साथ तो निकाले नहीं गई हैं, 1 बाई 1 करके निकाला गया है ना, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात भी की जा रही है, ठीक है ना। देयर आर 6 रेड बॉल, 3 बाल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट 1 बाई 1 करके। द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड वाइट एंड ब्लैक। तो पहला मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स बीइंग रेड वाइट, और कैसा चाहिए ब्लैक चाहिए। तो पहली बार में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 बटा कितना हो जाएगा 6 बाई 6 4 10 5 15, 6/15, ठीक है। फिर एक रेड बॉल निकल चुका है, उसको हमें रिप्लेस नहीं करना, टोटल बचे 14, और निकलना क्या चाहिए वाइट। वाइट कितने हैं, वाइट कितने हमारे पास, वाइट कितने 4, तो ये आ जाएगा 4/14। अब 2 बाल निकल चुके हैं, बचे कितने 13, और उसमें से मुझे क्या चाहिए ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल कितने हैं 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/13 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 5 जा 15, और कौन कटेगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 6 दूना 12, ऊपर आ गया 12, ठीक है, और अपॉन क्या जाएगा 5 7 35 और 13, ठीक है ना। तो 12 अपॉन ना, 12 अपॉन एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इसमें। 6/15 और
फिर हमारे पास आ जाएगा 5/14 और 4/13, 5/14 और 4/13, कुछ गड़बड़ हो रहा है ठीक है। एक मिनट, ऐसा इसको दोबारा करते हैं कुछ, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, रेड बाल निकालना था, है ना, रेड बाल निकालना था। तो रेड बाल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/6 कितनी हो जाएगी, 6 4 10 5 15, ठीक है। ओके, अब एक बाल निकल गया तो बच्चे कितने, 14 बचे। अब हमारे पास कितने बचे, 14, 14, अच्छा 14 बचे टोटल। और वाइट चाहिए, वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 है ना, 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/14। अब हमारे पास कितने बचे, 2 बाल निकल चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे, 13 बचे हैं, ठीक है ना। तो 13, और यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना, हमारे पास निकालना ब्लैक निकालना है। तो ब्लैक निकालने के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्लैक 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 का कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे 5 ब्लैक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, यहाँ से आ जाएगा 4/91। 4/91 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। आ जा रहा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। इस मैट्रिक्स का पूछा जा रहा रैंक क्या होगा। देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेगा तो बहुत सारा तरीका होगा, एक तरीका उसमें से मैं बताता हूँ आपको कि एक मेथड इसमें से क्या होगा, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 16 और कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये आ जाएगा 9 16 और कितना हो जाएगा 25 और 36, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 16 25 और कितना आ जाएगा 36 और कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। कुछ ऑपरेशंस को लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R3 माइनस R2 लगा देते हैं। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, और R4 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R3, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 4 9 16, और R3 माइनस R2 को भी उतार देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो R2 अगर उतार दें यहाँ पे तो कितना, या R2 को भी लगा देते हैं, R2 माइनस R1 इसको भी लगा देते हैं। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। R3 माइनस R2 करेंगे, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, और ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे R4 माइनस R3 करेंगे तो 7 और 9 फिर 11 और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे हमारे पास ये सारे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग अगर R3 माइनस R2 करें, अब फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, ठीक है, और R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R3। तो फिर से हमारे पास क्या बचेगा, A इज इक्विवेलेंट टू, हमारे पास बचेगा 1 4 9 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 7 9, और इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर, R3 माइनस R2 करें, 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 2, और R4 माइनस R3 करेंगे तो 2 2 2, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम चाहे तो 2 से हम लोग क्या कर सकते, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। R3 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R3, और R4 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R4 लगा देते हैं, ठीक है। ये जो 2 2 है वो 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग चाहें तो इसको 1 1 बना सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बना लिया, 1 1 बना लिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको हम चलिए R1 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1 4 9 16, 1 4 9 16, और बाकी दो जो रो हैं वो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें बन जाएगा 3 5 7 9, 3 5 7 9, और यहाँ पे कितना 1 1 1 है, 1 1 1 1, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो बन जाएगा। जब हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0।
बाकी को आप कन्वर्ट करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा जीरो नहीं बनेगा, ये भी पूरा जीरो नहीं बनेगा। 3 नॉन जीरो रो मिलेंगे, एक जीरो रो मिलेगा। इसका मतलब जो इसका रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें 3 हो जाएंगे। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए कहा जा रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एट पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर व्हाट? हर्मिशियन। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें, कोई भी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लें, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले लें, उसको लिखा जा सकता है पी प्लस आई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ए इज इक्वल टू, उसको लिखना है पी प्लस आयोटा क्यू के टर्म में लिखना है। कोई भी मैट्रिक्स ये कह रहे हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक काम करता हूं मैं, पी को मैं लिख देता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, पी को मैं लिख देता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और क्यू को मैं लिख देता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए बाई ए माइनस ए, यहाँ पे हो गया प्लस, और क्यू को मैं लिख देता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आयोटा आयोटा कट जाएगा, ए बाई टू मिलके ए हो जाएगा। ठीक है, और ए ट्रांसपोज बाई 2, और यहाँ से आयोटा चूंकि कट गया तो माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 ये कट जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड में भी ए लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए लिखा हुआ है, मतलब ए को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एट पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन। आप चेक करिएगा ये वाले जो मैट्रिक्स है और ये वाले जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसी होगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए, ये हर्मिशियन का डेफिनेशन है। इसको जब आप चेक करेंगे ये वाला पार्ट आपको कैसा मिलेगा? हर्मिशियन मिलेगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर कहना इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का जो डेफिनेशन होता है ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या इन्होंने ऐसा दिया हुआ? हाँ बिल्कुल दिया हुआ, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। करेक्ट आंसर कहना है कि नाइदर वन नॉर टू गलत है, ओनली वन गलत है, ओनली टू गलत है, और ये लास्ट में क्या करे? बोथ 1 एंड 2, इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा मैच फर्स्ट लिस्ट विद द सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये दिया गया है, 4 इक्वेशन दिए गए हैं। कहा जा रहा कि लिस्ट 1 ये है और लिस्ट 2 ये है। ठीक बात है, ये कह रहे हैं कि पहला जो इलिप्स रिप्रेजेंट, इलिप्स और ये सर्कल, मतलब इसको मिलाना है। यहाँ पे अगर लिखा हो इस तरीके की बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलिप्स, और फिर क्या लिखा हुआ है? सर्कल, और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड नंबर पे? हाइपरबोला, हाइपरबोला, और फोर्थ नंबर पे क्या लिखा गया है? पैराबोला। आपको इसको क्या करवाना, कौन सा इक्वेशन किससे मैच करेगा इसके बारे में बात करना है। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं सर्कल कौन सा है, सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर बराबर होगा। क्या यहाँ बराबर है? नहीं। क्या यहाँ बराबर है? नहीं। क्या यहाँ बराबर? नहीं। क्या यहाँ बराबर है? हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर है। सर्कल रिप्रेजेंट करने की कंडीशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स वाई कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं इसमें, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर, इसका मतलब डी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब डी किससे रिलेट हो गया? D2 से रिलेट हो गया। D2 किसमें किसमें है आइए देख लेते हैं। D2 किसमें? ये इसमें है, देखिए D2 इसमें मिल रहा है, इसमें D थर्ड मिल रहा है, D थर्ड मिल रहा है, तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन इससे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा? सी ऑप्शन। फिर भी मैं मिला लेता हूँ इसका, थोड़ा सा और मिला लेते हैं। पैराबोला कब बनता है? जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि पैराबोला मतलब पैराबोला किससे मिलेगा? ठीक है ना, तो पैराबोला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग और कुछ इसमें से क्या मिल जाएगा? एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक बात है, तो यहाँ से देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें तो ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन की अगर बात करें, ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ए वाला इक्वेशन दिया गया है, ए वाले में कितना दिया गया? ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है? 0 है। एच की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक बात है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एच स्क्वायर हमें मिल गया 0, और ए बी कितना मिल गया? 12। इसका मतलब 0 इज लेस देन 12, मतलब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। एच स्क्वायर लेस देन ए बी में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इलिप्स रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये पहला वाला जुड़ेगा, जो पहला वाला वो इलिप्स से जुड़ेगा, तो पहला वाला ए वाला 1 से जुड़ जाएगा। क्या इसमें ए वाला 1 से जुड़ा है? हाँ, ए वाला 1 से जुड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसको आप देख लेंगे, एक और देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी? 16। स्क्वायर करेंगे जब, अगर हम लोग बात कर ले बी ऑप्शन में, तो ए की वैल्यू कितनी है? 16, बी की वैल्यू कितनी है? 9,
और 2xy की बात करें, 2 2 4 3 12, ठीक है, 12 का मतलब h कितना हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें तो एच स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है 36 और ए बी कितना मिल रहा है 144, तो एच स्क्वायर एक सेकेंड 16 और कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ से दो 24 का मतलब यहाँ पर 12 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 12 मिलेगा, एच 12 मिलेगा। तो एच स्क्वायर कितना होगा 144। एक सेकेंड जरा से इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो h की वैल्यू है, यहाँ पे जो h की वैल्यू है उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे इस वाले बी में बात कर लेते, ए इज इक्वल टू 16, इसका स्क्वायर करेंगे 16 9, 2ab जो करेंगे 2 2 4 और 2 चौक 8 24, 24xy, उसका आधा कितना हो जाएगा h हो जाएगा, तो h 12 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो एच स्क्वायर 144 आ जाएगा, ए बी 144, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। ये किसका कंडीशन है, ये पैराबोला का कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन किसका है, पैराबोला का कंडीशन है। इसका मतलब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, तो बी वाला फोर्स जुड़ जाएगा, तो जुड़ा हुआ है बी वाला फोर्स, बस एक बचा ही उसको जोड़ दीजिए, कौन सा बचा है सी वाला, ये हाइपरबोला से जुड़ जाएगा, इसका मतलब सी थर्ड से जुड़ जाएगा, ये हाइपरबोला का कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हालांकि इसमें आपको इतना टाइम लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कहा जा रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 39, फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे मिसिंग टर्म है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना कितना होगा। मान लीजिए मिसिंग टर्म को मैं एफ से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा गया है ये एक्स इसको बोलते हैं, इसको एफ आई बोलते हैं। एक्स कितना है 25 और 30, फिर 35 और कितना है 50, फिर कितना है 60 और फिर कितना दिया गया है 75 दिया गया है, ठीक है। तो एफ आई की बात करें तो कितना हो गया 10 और ये हो गया एफ, और ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 8, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 4। हमें एफ आई एक्स आई वाला टेबल बनाना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा 250, ये कितना आ जाएगा 30 एफ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 455 आ गया, और 8 पंजे 40, ये 400 आ जाएगा, ये 6 पंजे 30, ये 300 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई कितना होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। एक्स बार हमारे पास मीन दिया गया कितना 39, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 39 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1705 प्लस 30x, क्या आ जाएगा 1705 और प्लस 30x, ठीक है। इसको आप ऐड कर देंगे, और जो सिग्मा एफ आई हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 40 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 40 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको ऐड करके देखिएगा, ये आ जाएगा 1705 और प्लस 30x और डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 0 1560 और प्लस कितना आ जाएगा 39x बराबर कितना आ जाएगा 1705 और प्लस कितना आ जाएगा 30x, 39 माइनस 30 कितना आ जाएगा 9x बराबर 1705। जैसे इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145 और x की वैल्यू आ जाएगा 16.11, जो अप्रॉक्सीमेटली मीन हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16। अप्रॉक्स करेंगे अगर दो प्लेसेस तक यहाँ तक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। कहा जा रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है 4x स्क्वायर माइनस 8x है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है और उसके साथ क्या है 2y है, और बाकी कांस्टेंट को आप उधर भेज दीजिए। कांस्टेंट कितना हमारे पास है +1 है तो इधर -1 होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से 4 कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। इसको जरूरत कितनी है कि 1 की 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से वाई स्क्वायर और प्लस 2y 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू कितना हो गया -1। कितना बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। ये -4 है उधर गया +4, ठीक है ना, +4 हो गया। 4 -1 बचा 3, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया y +1 का होल स्क्वायर, और ये -1 है उधर जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन गया, कुल 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर बाई 1 और प्लस y +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स हमारे पास बन गया। अब एलिप्स में हमारे पास बी स्क्वायर ये है ए स्क्वायर ये है, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे चूंकि ए छोटा है तो लेफ्ट में हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ से फार्मूला हम लोग लगाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 - ई स्क्वायर, ठीक है ना।
1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 3/4। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी √3/2 आ जाएगा। √3/2 के साथ हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्कल दिस, ठीक है, इज ए ग्रेट सर्कल विल बी व्हाट। देखिए ये ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कह रहे हैं कि पहली बात यहाँ पे देखिए एक दिया गया है स्फीयर का इक्वेशन यहाँ तक, और इसके बाद एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो जब एक स्फीयर आपको दिया गया हो, एक स्फीयर दिया गया और एक प्लेन दिया गया, मतलब इसको प्लेन से अगर बात करें, इसको कट किया गया है, तो यहाँ पे जो है ना एक क्या बन के आता है, एक यहाँ पे सर्कल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, ठीक है। पर ये सर्कल ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल का मतलब ये हो गया कि इसका जो अब एक आपको स्फीयर का इक्वेशन लिखना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस ग्रेट सर्कल का मतलब इस सर्कल का जो सेंटर होगा, अब जो आपको एक नया स्फीयर का इक्वेशन निकालना, एक नया स्फीयर का आपको क्या निकालना, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और उस नए स्फीयर का को हम लोग अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। जो नया स्फीयर इसका इक्वेशन निकालना है, उसकी खास बात ये होगी कि ये जो सर्कल निकला है ना, इसका सेंटर और नए वाले सर्कल का जो सेंटर, नए वाले स्फीयर का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि बस हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके, बल्कि ये सोच लें कि ये जो हमारा प्लेन है ना, प्लेन जो नया वाला हमारा जो स्फीयर होगा, नया वाला स्फीयर होगा, उसका जो सेंटर होगा वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। जो नया वाला जो मतलब ये जो आंसर हमें दिए गए हैं, ये जो नया स्फीयर है, इसका जो सेंटर होगा वो इस प्लेन पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे हम एक एक करके बात करना चाहें, मान ली ये वाला हम लोग ऑप्शन लेके चलते हैं। तो ये जो स्फीयर दिया गया इसका सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर होता है -u -v -w, आपको पता ही है। ये हो जाएगा 1 -2 1 -2 और +3। क्या 1 -2 3 इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है? प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 4z = 8। क्या इसको सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। क्या आ जाएगा 2 -2 करेंगे तो -6 और +4 3 जा कितना आ जाएगा 12 = 8। क्या आ रहा है, 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, 8 बराबर 8 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका जो सेंटर है उस प्लेन पे लाई करता है। तो यही इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको भी चेक कर लीजिए। इसका जो सेंटर है वो कितना होगा, इसका सेंटर हो जाएगा 2 फिर -1 और कितना हो जाएगा 2 -1 ना होकर बल्कि +1 होगा, और साथ में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, +3, ठीक है ना। 2 नहीं हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 1 और 3, -2 1 और 3, क्या -2 1 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2x + 3y 2x + 3y + 4z = 8 में अगर हम लोग रख दें -2 1 3, -2 रखेंगे तो -4, 1 रखेंगे तो 3 और 3 रखेंगे तो 12 = 8। क्या ये 8 आएगा, 12 3 15 में से 4 गया 11, 11 बराबर 8 तो होता नहीं है। तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी को भी चेक कर लेंगे। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहा जा रहा है कि सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx + py = q टाइप का है, ठीक है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, e⁻p dx। p कितना हमारे पास 1 है तो 1 dx आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻x। इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना e⁻x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट कर देना विथ रेस्पेक्ट टू x + c। हमारे पास आ जाएगा y e⁻x बराबर e⁻2x का e⁻2x बाई 2 और +c आ जाएगा। कंडीशन कुछ दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि जब x 0 है तो y 1/2 है, x बराबर 0 रखना है और y बराबर कितना रखना है, 1/2 रखना है। x बराबर 0 रखेंगे तो e⁻0 1 और y बराबर 1/2, मतलब लेफ्ट में आ गया 1/2। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो c की वैल्यू अगर हम लोग 0 यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास मिलेगा y e⁻x इज इक्वल टू e⁻2x और डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा 2, e⁻x से डिवाइड कर दें अगर तो y इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻x/2, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू e⁻x/2 के साथ डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन x/a + y/b इज इक्वल टू 2 व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड एट a, b, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमारा ओरिजिनल है x एक्सिस और ये ओरिजिनल y एक्सिस, और इस समय ओरिजिन हमारा कितना है, 0 0 है।
ये कह रहे हैं ओरिजिन को अगर हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, ए कामा बी, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, ए कामा बी पे। ये नया एक्सिस ले लेते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। पूछ रहे हैं कि ये जो वाला इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, इस ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद नया कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग पुराने वाले एक्सिस में देखें, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, तो इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो जाएगा। और कैपिटल वाले में अगर देखना चाहें तो कैपिटल वाले में कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएगा। अभी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का चक्कर क्या है जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डॉट, तो यहाँ से देखिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स मिलेगा, ये कैपिटल एक्स मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ तक की दूरी जो है ये ए है ना, ए कमा बी है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना ए है। और पुराने वाले एक्सिस इसी को आगे बढ़ा दें अगर, इसका मतलब ये जो स्मॉल वाला है ये स्मॉल एक्स यहाँ से यहाँ तक है। तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में संबंध क्या है, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस ए, ठीक है। और इस तरीके से स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस बी, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग रख दें इसको, कहा जा रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट किया गया ए कामा बी पे, ठीक है। तो अब अगर इसमें रख दे तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, स्मॉल एक्स की वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एक्स प्लस ए और डिवाइडेड बाय कितना ए। स्मॉल वाई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, कैपिटल वाई प्लस बी और डिवाइडेड बाय कितना बी, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो सॉल्व कर लीजिए, कैपिटल एक्स बाई ए प्लस ए बाई ए कितना हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल वाई बाई बी और प्लस बी बाई बी कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। ये 1 1 2 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, आ जाएगा कैपिटल एक्स बाई ए प्लस कैपिटल वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहे तो कैपिटल एक्स कैपिटल, यही इक्वेशन आएगा है ना, इन्होंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में तो नहीं दिया है, उसको दिया भी नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल का चक्कर है, वेरिएबल बदलने से इक्वेशन तो बदलता नहीं है ना। तो इसको आप वेरिएबल में आप चाहे तो इसी तरीके से लिख दीजिए, आप एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आ जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला तो ये ठीक ही दिया गया, इसका फार्मूला कितना आता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ठीक दिया गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। टैन हाइपरबोलिक इनवर्स हमारे पास क्या होता है, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स की अगर बात करें तो वो आता है 1/2 और कितना आता है लॉग ऑफ, फिर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया गया, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये गलत है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 तो होगा नहीं, नाइदर 1 एंड 2 है नहीं, ओनली 1 हाँ ये सही है, ओनली 2 ये गलत है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सम अप टू द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक इसका सम पूछा जा रहा है कितना आएगा, ठीक है। देखिए इसमें दो तरीके की सीरीज है, एक 1/7 क्यूब वाली है सीरीज, 1/7 प्लस 1/7 क्यूब वाला सीरीज है, ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। प्लस दूसरी सीरीज क्या है 2/7 स्क्वायर प्लस 2/7 की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, ये सम है। और चूंकि ये जीपी है तो जीपी के इन्फानाइट टर्म्स का सम कितना होता है, यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका सम लिखना चाहे ए फर्स्ट टर्म कितना 1/7 अपॉन 1 माइनस आर की बात करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/49, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो ए अपॉन मतलब 2/49, ये हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर की बात करेंगे 2/7 की पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो 1/49 इसका भी आ जाएगा कॉमन रेशियो। तो सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/7 और ये आ जाएगा 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा 48, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 2/49 और 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 बाई कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से 7 7 जा 49, ये आ जाएगा हमारे पास 7/48 और ये आ जाएगा 2/48, कुल मिला के आ जाएगा 9/48। 9/48 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ और कटेगा इसमें से, 3 से काट देते हैं, तो 3 तिरिक का 9 और 3 16 3 48, 3/16 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है ये मैट्रिक्स कैसी है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखिए इसमें सबसे आसान है चेक करना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें वो अपने के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट हो जाएगी, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए ए स्क्वायर करके देखते हैं, इसका मतलब इसको 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2 - 4 और -1 3 और 4 और फिर कितना हमारे पास 1 - 2 - 3। इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम निकालने जा रहे हैं ए स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। ये आ जाएगा 2 - 2 - 4 और ये आ जाएगा -1 3 4 और फिर कितना हो जाएगा 1 - 2 एंड -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को करें तो 4 और 2 6 6 और -4 कितना आ गया 2। इसको इसके साथ करेगा तो कितना आ जाएगा -4 और -6 -10 और +8 मतलब कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और ये फिर आप इसको मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा, फिर -1 3 4 1 -2 एंड -3 आ जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। इसका क्या फार्मूला होता है, 2 sin a cos b इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन a प्लस बी, है ना, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो हमें जो दिया गया है ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिया गया है साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई और दिया गया कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस वाई। एक काम करता हूँ मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यही वाला फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में लगता है ना, यही वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 1/2 और ये बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो वाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, है ना। ये हमारा साइन यानी 2 नहीं आएगा, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास 2 नहीं आएगा, करेक्ट ना, ये 2 नहीं, तो हम हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस बी हो गया, साइन a प्लस बी और इन प्लस साइन a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे तो x कट जाएगा, ये 2y साइन हाइपरबोलिक 2y आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y के साथ कौन सा ऑप्शन, 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y के साथ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको अगर हम लोग थोड़ा ढंग से लिखें अगर, तो क्या लिखेंगे dy/dx और फिर क्या लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा p हो गया और इज प्लस इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेटिंग, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता है e की पावर p dx, मतलब e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, मतलब ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का है तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा e की पावर लॉग एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e और लॉग कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बता रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है, ये आपको बताना है। तो आइए इसको हम लोग 1 बाई 1 ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन में आ जाकर है निगेटिव रियल नंबर है और a स्टार बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a स्टार बी इज इक्वल टू दिया गया है a माइनस बी। ठीक है, जहाँ पे a b क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें अगर मैं ले लूँ सपोज 2 स्टार 3 निकालूँ, 2 भी निगेटिव रियल नंबर है, 2 3 बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर। ठीक बात है, तो निगेटिव अगर ले लें तो दोनों नेगेटिव लेना है ना, एक ले लेते हैं a इज इक्वल टू ले लेते हैं -2 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं -3। ठीक है ना, ये ले लेते हैं -2 और यहाँ पे ले लेते हैं -3, लगाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, लगाते हैं इसमें, कितना आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -3, कितना आ जाएगा 3 -2, 3 - 2 तो 1 आ गया। तो क्या 1 नेगेटिव रियल नंबर है, तो 1 तो आर माइनस में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो आगे तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो ग्रुप नहीं फॉर्म करने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन में आइए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। बी ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें कि a स्टार बी इज इक्वल टू कितना लिखा गया है ए बी, और ए और बी क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या है इंटीजर्स हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी आइडेंटिटी कितनी आएगी,
इसकी आइडेंटिटी की बात करें, मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, है ना। अगर आइडेंटिटी हम ई मान लें तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ये कितना आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक बात है। तो आप बताइए 2 का इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 का इन्वर्स का मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी 1 है। तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 स्टार बी कितना आ जाएगा, 2 स्टार बी मतलब 2b इज इक्वल टू 1, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या 1/2 इंटीजर है, नहीं इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि 2 का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, 2 इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, 2 इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना, ये वाला भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा हम लोग का, ई, इसका हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर, ये सब 4 के बराबर है। तो पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये इस तरीके से आएगा। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है। यहाँ पे ए बी सी हमारे कैसे वेक्टर्स हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं ना, यहाँ पे शायद कुछ छूट गया है, टाइप करते वक्त छूट गया। और यूनिट वेक्टर्स आप इसको बना लीजिएगा, ए बी सी आर व्हाट, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 टाइम्स ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा की अगर लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स, और कितना मिल जाएगा ए कैप डॉट बी कैप मिल जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमको ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 4 - 2 कितना मिल जाएगा, 4 - 2 और 2/2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। 4 - 2 2/2 इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। इसी तरीके से आप इसको भी जब निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी कैप डॉट सी कैप, वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो तीसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा सी कैप डॉट ए कैप, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें निकालनी है 2a कैप प्लस 3b कैप प्लस 4c कैप, इसकी वैल्यू निकालनी। इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर, फिर 9 टाइम्स बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 टाइम्स सी स्क्वायर, ठीक है। 2ab करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 कितना मिल जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, 2bc करेंगे 2 तिया 6 चौका 24, 24 बी कैप डॉट सी कैप, और 2ca करेंगे तो 16, यहाँ से आ जाएगा 16 सी कैप डॉट ए कैप मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगा, 16 9 25 4 29, ये तो आ गया 29, प्लस ए कैप डॉट बी कैप 1 है, ये सब 1 है, तो ये आ जाएगा 12 + 24 और प्लस 16, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 2 12 9 21 बचा 2 2 1 3 2 5 1 6 2 8, 81 आ गया। स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 2a कैप प्लस 3b कैप प्लस 4c कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। कहा जा रहा है एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको जो है ये एग्जांपल में मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जनरली आपसे पूछा भी जाता है, ये आपको जो है याद भी होना चाहिए। इसका आंसर आता है cos इनवर्स 1/√3, इसका आंसर जो आता है वो कितना आ जाता है, cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इसका रफ आइडिया आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें, अगर 3D में एक जो है क्या बनाना है हमको, क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे हम लोग इस तरीके से खींचे इसको, और इस तरीके से खींचा हमने, दिस वन इस तरीके से, इस तरीके, फिर हमको इसको ज्वाइन करवाना है। थोड़ा सा गड़बड़ बना बट ठीक है, काम चल जाएगा। देखिए ये कहा क्या करा, एंगल बिटवीन डायगोनल्स एंड एन एज ऑफ ए क्यूब। तो एक ये वाला एज ले लेते हैं, इसकी एक साइड ये ले लेते हैं, इसकी साइड का मतलब ये हो गया
इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 0 ए हो जाएगा, 0 0 ए हो जाएगा। ये मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कितना ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो ये हमारा एज हो गया, मैं नाम ले देता हूँ ओ ए हो गया, ठीक है ना। और एक एज हो गया और एक डायगोनल हो गया। डायगोनल का मतलब यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक, इसको मिला लिया, इसके बीच का ये एंगल चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे आने के लिए, एक्स पे कितना आप गए हैं, ए गए हैं, और वाई पे कितना गए, ए गए हैं। इसका मतलब ए और जेड पे तो कुछ गए नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नाम लिख देता हूँ सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओ ए का डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। ओ ए का डायरेक्शन रेशियो, ओ का कोऑर्डिनेट कितना, 0 0 0, a2 माइनस a1, b2 माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 0, ये आ जाएगा 0 0, और कितना आ जाएगा a माइनस 0 मतलब a आ जाएगा, ठीक है, 0 0 a आ गया। फिर डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लेते हैं ए सी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ए सी का डायरेक्शन रेशियो, a माइनस 0 मतलब a, फिर a माइनस 0 मतलब a, और 0 माइनस a का मतलब कितना आ गया, माइनस a, ठीक है। तो अब इसके बीच का एंगल निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो 0 0 और कितना आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, फिर से a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, ये मॉड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड में आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से a और a बाहर आ जाएगा, मतलब ये a और ये कितना हो गया, a स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। a स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने, ठीक है। पढ़ते 75 नंबर की तरफ। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा इससे गलत कौन सा ये बताना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मॉड फंक्शन तो हमेशा, ये तो मॉड फंक्शन एक पॉलिनॉमियल है और एक मॉड है। मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनॉमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, दोनों का डिफरेंस हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये कह रहे हैं कि दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस 0, ये तो सही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं एक भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, तो ये तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log x इज डिसकंटिन्यूअस इज 1। देखिए 1/log x डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड कहाँ नहीं होगा, ये तो इसमें आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे, log 1 0, 1/0 डिफाइंड ही नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। -1 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और 0 अगर आप इसमें रख देंगे तो log 0 हमारा जो है -∞ होता है, फिर से डिफाइंड नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स पे हमारा जो ये फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। पहली बात, ये 0 किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे log नहीं डिफाइंड होगा। दूसरी बात, ये +-1 पे नीचे 0 बन जाएगा। ये 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यू। ये कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 1 है, तो ये तो क्या बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। और यही बताना कि कौन सा गलत है, यही गलत है, ये सही। इसका मतलब ये तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, 2 ही पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे ये मॉड के भीतर की चीज़ 0 बनती है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे, और ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि 2 पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो सही ही बता रहे हैं। इसका मतलब कि, और ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस अगर है तो बी की वैल्यू -1 मिले। कंटिन्यूअस 1 पे है, 1 पे कंटिन्यूअस है, तो 1 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 - 4 1 मिल जाएगी। तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, और राइट लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 रख देंगे तो 4 + 3b। तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो b की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी स्टेटमेंट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर दिस सीरीज सिग्मा cos 1/n और 1/n sin 1/n। पूछा कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है। देखिए सबसे पहला काम तो यही करते हैं, जो नेसेसरी कंडीशन उसी को चेक करते हैं। un इज इक्वल टू हमारे पास कितना, cos 1/n है, ठीक है ना, cos 1/n। इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा, cos और 1/∞ कितना होगा, 0, cos 0 कितना होता है, 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन ये कहता है अगर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब लिमिट 0 आनी चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा कि अगर लिमिट 0 नहीं आई, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिट तो 0 आई नहीं,
इसका मतलब ये हो गया कि नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। तो पहला वाला तो कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में दिया गया कि यू एन इज इक्वल टू 1/n और साइन 1/n लेगा। साइन 1/n को एक्सपेंड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं, 1/n कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर और यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा n स्क्वायर एंड सो ऑन मिल जाएगा। इसी को मैं vn सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, इसी को मैं vn सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट vn इज इक्वल टू कितना, 1/n स्क्वायर। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, कंपेरिजन टेस्ट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। जब un ये है, vn 1/n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगाएंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास लिमिट जब लगाएंगे इसमें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि दोनों विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, है ना, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हमारे पास क्या आ गया, un अपॉन vn इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है, विच इज इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि u और v का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो u और v का बिहेवियर कैसा होगा, एक जैसा होगा। और चूंकि vn के बारे में अगर बात करें तो सिग्मा vn का मतलब सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर आपने लिया था, vn आपने कितना लिया, 1/n स्क्वायर। तो ये तो कन्वर्जेंट है ना, पी सीरीज टेस्ट से ये क्या कन्वर्जेंट है, इसका मतलब un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये वाला कन्वर्जेंट होगा और ये वाला डाइवर्जेंट होगा। ये पूछे हैं दिस, लिख रहे हैं सेकंड कन्वर्जेस बट फर्स्ट डज नॉट, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कन्वर्जेस, गलत है। कन्वर्जेस फर्स्ट कन्वर्जेस बट सेकंड डज नॉट, फर्स्ट कन्वर्जेस नहीं, गलत है। नाइदर 1 नॉट 2, गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते 77 की तरफ। पूछा जा रहा है दिस कर्व वेयर ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, ये ऐसा दिया गया है। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहा है कर्व कट्स द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो वाई एक्सिस को अगर कट करेगा तो वहाँ पे एक्स, कोई भी कर्व है अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। आइए चेक करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 पुट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस ए, एक्स जो है 0 रख दिया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस ए बी सी आ जाएगा, माइनस ए बी सी। और चूंकि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव उसके आगे लगा हुआ नेगेटिव, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या नेगेटिव, वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, एक्स से किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या वाई स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाई एक्सिस को कट नहीं करे, कर्व कट्स द वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, ये वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कह रहा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। आज चेक करते हैं, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 रखते हैं तो लेफ्ट में तो आ जाएगा 0, राइट में कितना आ जाएगा, माइनस ए और माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो क्या 0 ए बी सी के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं, द कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब ये सही है, ये क्या है, सही है। कर्व कट्स द एक्सिस ऑफ एक्स एट द पॉइंट a0 b0 y c0, कह रहा एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, a0 b0 c0 पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस कट करता है वहाँ पे y 0 होता है, तो अगर y बराबर 0 रख दें तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी सी, इसका मतलब एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, a0 b0 c0, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें देखिए सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, y की जगह पे माइनस वाई रख दें तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये भी ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये पहला वाला इनकरेक्ट है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, अगर एक लाइन है, दिस कट्स द स्फीयर एट पी एंड क्यू, देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसमें इसको अगर हम लोग मान लें कि x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 8 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू मान लीजिए इसको लैम्डा मान लें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा माइनस 9, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 5 लैम्डा और कितना आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये x y z की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 9 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब माइनस 5 लैम्डा प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49। अब एक लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक सा इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, जो बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, और इसका फैक्टर कर दें तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा की वैल्यू, एक वैल्यू आगे 1, एक वैल्यू आगे 2, तो एक पॉइंट इसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट P मिल जाएगा और एक के कोरेस्पॉन्डिंग Q मिल जाएगा। तो लैम्डा बराबर 1 रख दें तो एक पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 मतलब 2, फिर 3 माइनस 9 मतलब माइनस 6, 1 रख देते 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, एक पॉइंट ये मिल गया। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा 2 के करस्पॉन्डिंग, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, फिर 3 दूना 6 में से 9 गया -3, और -10 प्लस 8 मतलब -2। अब इसके बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू वाट, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर -2 -3 -5 का 25, ये आ जाएगा 25 9 34 4 34 46 50, अंडर रूट 50 50 का 5√2 आ जाएगा। का आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 5√2। 5√2 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कहा जा रहा है कि x अपॉन मॉड x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ x 0 0 एफ ऑफ y 0 0 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन था, ये भी आपके सिलेबस में है चीज़ें। तो अगर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ x ये पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस पॉइंट पे 0 0 पे, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी एफ ऑफ, जब भी x हमारा 0 है उस समय जो एफ ऑफ एक्स वाई हो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही आ जाएगा और कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच जीरो इसमें रखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h अपॉन मॉड h। ठीक है, और अंडर रूट कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस और कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया और डिवाइडेड बाय कितना लिखना है, h लिखना है, डिवाइडेड बाय कितना लिखना है h, तो ये h कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h स्क्वायर बाहर आएगा कितना आ जाएगा मॉड h, नीचे कितना मॉड h, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एफ ऑफ x 0 0 कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ y 0 0, तो एफ ऑफ y 0 0 कैसे हम लोग निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 कामा 0 प्लस k और माइनस एफ ऑफ 0 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा k। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है इसका, तो इसको अगर लिखें तो कितना हो जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये चूंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस फिर से x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 k तो मिला कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें जो पूछा गया था एफ ऑफ x 0 0 और एफ ऑफ y 0 0, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये तो आया था 1 और ये आया था 0, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहा जा रहा है एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया, मोड और मीन मीडियन मोड कैसे रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीन मीडियन मोड में यही तो रिलेशन होता है, तो 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन और माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस मीन। ठीक है, करेक्ट है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते 81 की तरफ। कहता है ये सीक्वेंस से कहाँ कन्वर्ज करता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीक्वेंस कन्वर्ज का मतलब उसकी लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट की जो वैल्यू आएगी वहीं पे कन्वर्ज करेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर n, पूरी दुनिया को मालूम है कि इसकी लिमिट ई आती है और ई कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, मतलब कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज इज इक्वल टू व्हाट, इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो कितना आएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, इसके nth टर्म को अगर हम लोग लिखना चाहें, है ना, तो कैसे लिखेंगे, 1 है तो 135, नीचे 135 मतलब 2n माइनस 1 आ रहा है, 135 का nth टर्म कितना आएगा 2n माइनस 1, ऊपर आ 2 4 6 8 मतलब 2 का मल्टीपल है, ये 2n है, इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसमें से आप देखिए इसको अगर इसका सम निकालना है तो ऊपर से आपको n को गायब करना पड़ेगा, तो कैसे गायब करेंगे, इसमें से 2n माइनस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया और इसको हम लोग अलग अलग लिख देते, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल,
अलग अलग करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2n-1 और अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल। तो ये 2n-1 गायब होगा तो यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो एक बाहर आ जाएगा तो 2n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया टीएन। जब भी ऊपर से n गायब हो जाएगा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करिए तो T1 हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन 2 - 2 मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 फैक्टोरियल। फिर T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 1 अपॉन 2 2 4 - 2 2 फैक्टोरियल और प्लस कितना आ जाएगा 2 2 4 - 1 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर T3 अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 2 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 3 2 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ई की पावर ई का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। और ई की पावर -1 मतलब 1 बाई ई का एक्सपेंशन कितना होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ई प्लस 1 बाई ई तो कितना आएगा ई प्लस 1 बाई ई, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या मिलेगा 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या है हमारे पास ऐसा, इसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तो क्या आएगा हमारे पास, एक बनेगा 1 प्लस 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक ये बनेगा बन रहा है 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2, ये आ जाएगा 1 बाई 2 ई प्लस 1 बाई ई, ठीक है। और आगे क्या बनेगा प्लस सेकंड वाले को ऐड करें तो 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। अच्छा इसको हम अगर ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट कर दें अगर ई माइनस 1 बाई ई कितना मिलेगा हमारे पास, तब तो ई माइनस 1 बाई ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2 टाइम्स कितना मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके का मिलेगा। यही डिमांड है हमको 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स ई माइनस 1 बाई ई। तो ये देखिए ई बाई टू मिल के ई हो जाएगा और ये प्लस ई बाई 1 बाई 2 ई और माइनस 1 बाई 2 ई कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 ई आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कहा जा रहा कि मैच द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से राइट सर्कुलर कौन कौन सा है, प्लेन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन कौन सा है। इसमें देखिए ये वाला तो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा क्या बनता है कौन बनता है, ये कौन का है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एकदम। ये किससे जुड़ेगा कौन से जुड़ेगा, प्लेन तो आप समझते ही एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी पी, ये तो प्लेन का इक्वेशन है, ये आपको पता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर एक स्फीयर दे दिया जाए और एक प्लेन दे दिया जाए तो उससे सर्कल बनता है, ये भी आपको पता है। एक ही बचता है स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो क्या मैचिंग हो रहा है, ए का मैचिंग किससे हो रहा है 3 से, ए का मैचिंग इसमें तो नहीं है 3 से, इसमें भी नहीं है 3 से, इसमें है 3 से, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। A3 से हो गया, B1 से है, हाँ B1 से हो गया, C2 से हो गया, हाँ C2 से हो गया, D4 से हो गया, हाँ 4। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। कहा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन y और एक्स डैश का मतलब कितना होगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और ये कंडीशन दिया गया, पूछा जाए इससे कितने सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, किस तरीके से अरेंज कर दिया जाए इसको, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब y माइनस 1, बिल्कुल बल्कि इसको मैंने इधर ले लिया होता अगर y माइनस 1 अपॉन वाई के साथ क्या ले ले डी वाई और डी एक्स को इधर भेज देते हैं और दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। वाई 1 अपॉन 1 मतलब ये हो गया, ये वाई बाई वाई मतलब 1 का मतलब वाई माइनस 1 बाई वाई का कितना हो जाएगा लॉग वाई और डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या है, एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 लॉग 1 कितना हो गया 0 और एक्स बराबर कितना है 0 और प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें आप पुट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस
और कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन ये आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। कहा जा रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जेड जो है आपको दिया गया है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, ये गिवन है हमें, ये हमें क्या है, गिवन है। तो पूछा रहा है देन जेड बार अपॉन जेड आल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जेड बार अपॉन जेड को अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना होगा तो कौन सी कंडीशन इसमें से फुलफिल होगी। तो पहले जरा हम जेड बार अपॉन जेड के का को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जेड बार का मतलब हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड का मतलब हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। ऊपर नीचे अगर एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रियल पार्ट मिल जाएगा, और माइनस 2xy और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अगर इसको कहाँ पे लाई करना है, इसको अगर लाई करना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहली बात ये है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए जो उसका रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट के बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, और एक्स शुरू में दिया नेगेटिव, वाई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और उसके आगे माइनस लगाओ मतलब नेगेटिव, तो ये तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका इमेजिनरी पार्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब नेगेटिव होगा कैसे, ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तब ये जेड अपॉन जेड बार कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। पहली बात इन्होंने कहा है कि एक्स, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था कि एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव है, तो देखिए अगर ये तो अपने आप कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों देखिए जीरो से बड़े हैं, यहाँ पे वाई और एक्स दोनों क्या जीरो से बड़ा है, जबकि दिया गया है एक्स और वाई दोनों क्या है, जीरो से छोटा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है ये दो वाला ऑप्शन, ठीक है, कि एक्स बड़ा है वाई से या वाई बड़ा है एक्स से। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दोनों ही नेगेटिव लेना है ना। एक बार मैं इसके लिए ले लेता हूँ वाई, एक बार एक्स बराबर -2 और वाई बराबर -3, दोनों ही नेगेटिव लेना है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से x बड़ा है y से, x बड़ा y किस में दिया गया है, x बड़ा y से इसमें दिया गया है। आई चेक कर लेते हैं इसमें रख के, इसमें रख के देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 -5, क्या -5 जीरो छोटा होता है, हाँ सही होता है, इसका मतलब ये सही है। अच्छा दूसरे में ले लेते हैं, एक्स, ये क्या कर रहा है कि y बड़ा होना चाहिए, y बड़ा मतलब एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं -3 और y की वैल्यू कितने ले लेते हैं -2, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे y बड़ा दिख रहा है x से, y बड़ा किस में, इसमें है बी ऑप्शन में, इसमें पुट करके देखिए तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 4, क्या 5 लेस देन 0 है, नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, है ना, इसको मैच करवाना, पोलर फॉर्म लिखना है 1 + √3 - 1। पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, आर और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर इसका निकाल लीजिए, आर इसका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 + 3 4, 4 का मतलब 2 आ जाएगा, ये आ गया 2, और इसका आर्गूमेंट कितना आ जाएगा y/x मतलब √3 का मतलब π/3, और किस क्वाड्रेंट में है, माइनस और सेकंड, पाई माइनस π/3 2π/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, इसका आ जाएगा पोलर फॉर्म। तो इसका मतलब ये तो इससे ही मैच कर गया, पोलर फॉर्म इसका ये मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा का ये साइन हाइपरबोलिक थीटा ये तो फार्मूला होता है हमारे पास ना, साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, तो ये वाला इसके साथ मैच कर गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/1 के 4th रूट ऑफ यूनिटी, चार आंसर इसी में दिया गया, 4th आंसर में 1 का 4th रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, +1 -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना, +-1 यहाँ छूट गया है, 4th रूट ऑफ यूनिटी। ई की पावर जेड का जो पीरियड होता है वो 2π आयोटा होता है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए को 1 से मैच करवाना, ए को 1 से मैच करवाना 2 है, इसका मतलब ये वाला तो गायब हो जाएगा, है ना, ए को 1 से मैंने, इसमें भी है ए = 1 है, और बी को किससे मैच करवाना 4 से, बी को मैच करवाना 4 से, A1 B4, ठीक है। फिर सी
सी को 2 से, सी को 2 से, सी को A1 B2 और डी को किससे मैच कर रहा हूँ 3 से। ये वाला मैच कर रहा है, डी वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। डी वाला आज ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहा जा रहा है कि अगर ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट सी और प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ए डॉट सी और कितना आ जाएगा माइनस बी डॉट सी, ठीक है ना। तो यहाँ से ए डॉट सी कट जाएगा और मिल जाएगा 2 टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी डॉट सी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई बस, ठीक बात है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, मतलब क्या रखेंगे, ए डॉट सी और प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए डॉट सी बराबर माइनस टाइम्स बी डॉट सी, इन्फॉर्मेशन ये भी हमारे पास है, ठीक है। और चूंकि बी डॉट सी 0 है, इसका मतलब ए डॉट सी भी 0 है। इसका मतलब ए डॉट सी भी क्या है, 0 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें दिया गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस लिख ले, इसको क्रम उल्टा कर देते हैं इसका। तो क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस ए फर्स्ट थर्ड सेकंड, सी फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस और फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए ए डॉट सी आपने कहा है 0 है, हाँ तो ये 0 इंटू ए मतलब ये 0 हो गया, माइनस सी डॉट ए हमारे पास कितना है, सी डॉट ए तो 0 है और यहाँ पे सी डॉट ए 0 है ना, गड़बड़ तो नहीं हो गया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, ए सी, ये बी रहेगा यहाँ, ए सी माइनस ए बी, ठीक है। अब बी डॉट सी कितना है, 0 है, ठीक है। बी डॉट सी 0 हो गया और सी डॉट ए भी हमारे पास कितना है, 0 है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, 88 की तरफ। द एरिया बिटवीन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसका लेटेस्ट रेक्टम है, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम का मतलब ये फोकस से पास होगा, ए 0 होगा इसका, ठीक है ना। तो ये वाला ऊपर अगर अगर ये ऊपर वाला पार्ट ले लें जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, वाई इज इक्वल टू, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, 2 टाइम्स रूट ए तो बाहर आ जाएगा और रूट एक्स बचेगा। ये इसका इक्वेशन। एक स्ट्रिप बना लेते हैं इसका विड्थ कितना लेते हैं, डी एक्स, इसकी हाइट कितनी है, वाई। फिर लगा लेते हैं वाई डी एक्स, फार्मूला लगा लेते हैं, वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ए तक, और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 रूट ए तो बाहर ही आ जाएगा। और सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है हमको, रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्स की पावर 1/2 डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। और लिमिट कितना है, 0 टू ए है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 रूट ए, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 और 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और 0 टू ए। ये आ जाएगा 4 दूना 8/3 और रूट ए, और यहाँ से ए रखेंगे तो ए की पावर और आ जाएगा 3/2, 3/2 1/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8/3 और कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, 8/3 ए स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो 8/3 ए स्क्वायर के साथ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पूछा जा रहा है ये कन्वर्जेंट कब होगा, है ना, कन्वर्जेंट कब होगा। तो सबसे पहले इसका nth टर्म कितना हमारे पास है, n इज इक्वल टू है हमारे पास n प्लस 1 अपॉन एन क्यूब और x की पावर n है। तो क्यों ना इसमें हम लोग रूट टेस्ट लगा देते हैं। तो un की पावर कितना लगा दें, 1/n लगा दें, कितना हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर 1/n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की पावर 3/n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट लगाते हैं इसमें। तो अगर हम लोग इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un की पावर 1/n इज इक्वल टू, तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/infinity मतलब 0, समथिंग पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस n टू द पावर 1/n, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और
ठीक है, ये तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास मॉड एक्स आ गया, ठीक है ना, मॉड एक्स। अब ये कहता है कि अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल कर जाता है। तो ये पूछा जाए कन्वर्जेंट है तो मॉड एक्स लेस देन 1 तो आ ही गया, मॉड एक्स लेस देन 1 तो आ ही गया, ठीक है ना, मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसमें कन्वर्जेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कन्वर्जेंट यहाँ पे तो होगा। तो आइए देख लेते हैं जरा ऑप्शन, x ग्रेटर देन 1 पे तो होगा ही नहीं है, ठीक है। और अब लेस देन 1, लेस देन आर इक्वल टू 1, ये दो बातें हैं, मतलब इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल कर जाता है। तो इक्वल टू 1 जरा हम इसमें रख के देख लेते हैं, है ना, इक्वल टू 1 अगर रख के देख लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जो x इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग इसमें पुट कर लें, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो इसका nth टर्म कितना आ जाएगा, nth टर्म आपका आ जाएगा, अगर हम इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 1 तो कितना आ जाएगा, n+1/n क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, ये वाली सीरीज आ गई। इसको हम एक काम करते हैं, इसको एक काम करते दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, n/n क्यूब मतलब कितना हो गया 1/n², और प्लस कितना कर देते हैं 1/n क्यूब कर देते हैं। तो पी सीरीज टेस्ट से ये भी कन्वर्जेंट है, और पी सीरीज से टेस्ट से ये भी कन्वर्जेंट है ना। यहाँ पे 1/n² कन्वर्जेंट, 1/n क्यूब कन्वर्जेंट, दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी कन्वर्जेंट होता है। तो इसका मतलब कि इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया, x लेस देन आर इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए बी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। कहा जा रहा है कि गिवन स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला है, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड करता है, ये आपके पास तो एक थ्योरम ही है, लैग्रेंजेस थ्योरम, आई होप। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका असर्शन तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, नहीं ये गलत है। एक क्लाइंस 4 ग्रुप ले लीजिए, क्लाइंस 4 ग्रुप ले लीजिए, क्या होता है EABC, है ना, EABC, ठीक है। तो इसका ऑर्डर, इन सभी का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना 1 ही होता है, ठीक है ना। क्लाइंस 4 ग्रुप की अगर बात, क्या कर, एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर कितना, 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। तो ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो 4 के डिवाइडर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 4 है। ये कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर, हर ऑर्डर जो कि ग्रुप को डिवाइड करता है, जो भी नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है वो सब, उस सब ऑर्डर का यहाँ पे एक एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए, मतलब एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए। क्या 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है इसमें, क्या 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है इसमें, नहीं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, असर्शन ट्रू है और रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।